हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम आपके हर रोज़ लेकर के आते हैं एक मॉक टेस्ट कि आपका मॉक टेस्ट के तहत जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। तो उसके रिगार्डिंग सारी बातें करेंगे, बस आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है। देखेंगे कि आपको किस तरह से पूरा फैक्टफुल टेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में पूरी हेल्प होने वाली है। बाकी अगर आपने नहीं देखे तो एसएससी एमटीएस 2023 जो नाम से इंपॉर्टेंट क्लासेस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें ओपनली मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों से, लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट यही होती है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जैसे जो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है तो उसे उस दिन को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो चंद्रमा होता है वो पूरी तरह से आपका दिखाई देना बंद हो जाता है। कभी आपका कैसा मौसम होता है 15 दिन में कि आपका जो होता है चंद्रमा जो होता है वो पूरी तरह दिखाई देता है। एक टाइम आता है जो होता है चंद्रमा पूरी तरह छुप जाता है। जो आपका छुपने का टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है अमावस्या, यानी कि अमावस्या के समय जो होता है आपका चंद्रमा पूरी तरह से छुप जाता है। तो देखिए यहाँ पर यही पूछा है कि जब दिखाई नहीं देता है तब क्या होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी दिया हुआ है यहाँ पर अमावस्या का दिन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपका पूरी तरह से दिखाई देता है तब उसको आपका पूर्णिमा कहा जाता है। जब पूरी तरह से दिखाई दे रहा हो तब उसको पूर्णिमा कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे अगर बात कर लेंगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो ज्वार और भाटा होता है उसके आने का कारण क्या होता है। तो पहली चीज़ तो उसका कारण पूछा गया। ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे जैसे कि आपका बता दिया गया कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आपका हो गया, ठीक है। उसी के साथ में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बता दिया गया। इसी के साथ आपको बोथ का एक ऑप्शन दे दिया जाता है, एक दे दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब ऑप्शन आप देखेंगे तो कई लोग सूर्य चंद्रमा अलग अलग समझ रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली ज्वार भाटा आता है उसका मेन कारण होता है आपका दोनों से रिलेट कर पाता है। वो आपका चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, यानी सन एंड मून बोथ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पर आपका बोथ वाला जो राइट आंसर होता है आपका हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन को यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देख लेंगे क्वेश्चन को, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि द्वीपीय क्षेत्रफल सहित भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई। देखिए समुद्री तट की यहाँ पर बात की गई है और वो भी कुल लंबाई की भारत के अंदर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो सीमा होती है वो कितने राज्यों से लगती है भारत की। तो कुल राज्य जो आप सॉरी देश आपका राज्य नहीं होगा। तो कुल अगर आपसे बात कर ली जाए कि कुल देश कितने होते हैं जिनकी सीमा लगती है, तो पहले तो आपके 9 आ जाते हैं देश। लेकिन आपके दो ऐसे होते हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है, लेकिन जो आपके ओवरऑल केवल स्थल सीमा से लगने वाले देश होते हैं वो होते हैं 7। तो दो जो जलीय सीमा से लगते हैं उनमें एक आपका श्रीलंका आ जाता है, दूसरा आपका मालदीव आ जाता है। तो इसमें देखिए केवल आपकी समुद्री तट की लंबाई पूछी गई। जैसे ओवरऑल अगर आपकी पूछ ली जाए कितनी होती है स्थल सीमा की, तो वो 15,200 होती है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या किया गया कि समुद्री तट की पूछी गई, तो ऑप्शन जो सी दिया हुआ है 7,516 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर सबसे अधिक पूछ लें कि जलीय सॉरी आपकी जो स्थल की सीमा है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ में भारत साझा करता है, तो उसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाता है। तो ये यहाँ पर याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो स्थल की सीमा है वो भारत किसके साथ में साझा करता है, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और स्कीम आपको जरूर देखने को मिल जाती है कि किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था। देखिए जो आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण की बात कर लें तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर स्कीम पूछी जाती है दैट विल बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू प्रधानमंत्री लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है जब चीज़ों को देखेंगे तो कई योजनाएं होती हैं। देखिए पहले तो बात कर लें कि ये जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आपका आय संरक्षण होता है ये होता है एक्चुअली वित्तीय से आपकी संबंधित होती है। देखिए वित्तीय का मतलब आपका होता है कि जो किसान आपके ऋण वगैरह में, यानी कि जो किसान कर्ज में डूबे हैं उनकी मान लीजिए फसल खराब हो जाती है तो उनको जो सहायता है वो दी जाती थी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण के मामले से। और इसकी जो शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अगर यहाँ पर शुरुआत की बात कर लेंगे तो 2018 में ये योजना जो आई थी प्रधानमंत्री अन्नदाता आयदाता संरक्षण की, उसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 2018 देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वित्तीय शब्द आया हुआ है तो
वित्तीय से रिलेटेड याद आया कि जो वित्तीय समावेशन की अगर सबसे बड़ी योजना की बात कर ली जाए कि जो वित्तीय समायोजन है उसकी सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो योजना है वो शुरू की गई थी यहाँ पर आपकी एक जनधन योजना थी, यानी कि जनधन योजना थी 2014 में शुरू की गई थी। और एक क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड पूछा गया था एसएससी एग्जाम के अंदर कि 2000 जब 2022 था तब तक जनधन योजना ने अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो उसका राइट आंसर देखिए 8 साल आपका हो रहा था। तो इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ हम बता देंगे योजनाएं वगैरह जो होती हैं, जैसे कि आपकी जैसे मनरेगा एक योजना है, कई बार आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर ये आपकी कि मनरेगा योजना कब शुरू हुई थी। तो मनरेगा का जो अधिनियम था, एक्ट था, वो आपका 2005 में आया हुआ था और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में की गई थी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सभी को पता होगा कि 100 दिन का काम मिलता है और 100 रुपये रोज़ के पहले मिलते, तो अब तो फिलहाल बढ़ गया, लेकिन 100 दिनों का काम एक साल के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाता था, जो कि अनस्किल लोगों के लिए था, यानी कि उनके पास कोई स्किल नहीं था, उनके लिए ये मनरेगा योजना दी गई थी। इसके साथ कुछ और योजनाएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक आपकी आई थी उज्ज्वला योजना, सभी को पता होगा कि जो उज्ज्वला योजना थी इसकी जो शुरुआत है, पहली चीज़ तो ये आपकी 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है, यानी कि 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। और इसके तहत क्या था कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना थी इसके तहत मुफ्त में गैस और सिलेंडर वितरित किए गए थे। और सबसे पहले शुरू कहाँ से हुई थी, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, तो इसको याद रखना, यानी ये बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी। बाकी इसके साथ जब यही आपकी उज्ज्वला जो थी योजना, इसको बाद में फिर से रीलॉन्च किया गया 2.0 के नाम से, और इसकी जो शुरुआत है वो करी गई 10 अगस्त यहाँ पर 2021 में। यही योजना फिर से आती है 2.0 के नाम से 10 अगस्त आपकी 2021 को, और ये इस बार शुरू हुई थी महोबा से, यानी कि फिर से जब ये आई तो ये महोबा से शुरू हुई थी। एक आपकी योजना कई बार एसएससी एग्जाम में आई, वो होती स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना कई लोगों ने देखा होगा। इसके तहत क्या होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कराया जाता है, जो कि कोविड की टाइम पर, कोविड जब चला था कोविड-19, तो इस समय लोगों की दुकानें खत्म हो गई थी, तो इसके तहत क्या था कि लोगों को योजनाएं दी जा रही थी। तो देखिए आपका जो रिलेटेड था यहाँ पर, तो इतनी सारी योजनाएं भी आप याद कर लेंगे तो देखने को आपको आराम से मिल जाएगा, तो उससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए छन्नू मिश्रा को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए पद्म विभूषण की बात करें तो ये जो पहले इनका क्षेत्र पूछा गया छन्नूलाल मिश्रा का, तो छन्नूलाल मिश्रा की वास्तविक अगर पहचान बताएं तो एज अ गायक है, यानी कि ये लोक गायक है, लेकिन ऑप्शन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग अलग मिलेंगे, तो आप इसको कला से संबंधित रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें पद्म विभूषण की, तो 4 पुरस्कार भारत के अंदर होते हैं। पहला आपका भारत रत्न होता है, सबसे उच्च यानी कि प्रथम जो आपका सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत का, और दूसरे नंबर पर आपका आता है विभूषण वाला, यानी कि पद्म विभूषण। तीसरा आपका आता है भूषण, और चौथा आपका आता है पद्मश्री। देखिए भारत रत्न आपको याद रख लेना है कि पहले नंबर पर। बाकी आप ये देखेंगे कि किसका नाम कितना बड़ा है, यानी कि पद्म विभूषण ज़्यादा बड़ा नाम है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ये पद्म भूषण उससे थोड़ा छोटा है तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और पद्मश्री ये और भी छोटा है तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका कोई भी पंचायत अपनी पहली बैठक के नियत निधि तक चलती है, किस नियत निधि तक चलती है, यानी कि कब तक, यानी कि जो पंचायती राज होता है उसका गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। देखिए आपका विधानसभा हो, मान लीजिए आपका विधानसभा हो गया, इसके साथ साथ आपका मान लीजिए लोकसभा हो गया, पंचायत हो गई, कुछ भी हो गई, इनका जो कार्यकाल है वो चलना आपका 5 साल तक है, यानी कि 5 सालों तक ही होगा। बाकी राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें तो वो आपकी 6 वर्ष तक चलती है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि इसकी जो पंचायती राज था ये किसकी समिति पर आया हुआ था, तो देखो समिति जो थी वो थी बलवंत राय, यानी कि बलवंत राय जो मेहता थी इनकी समिति पर आई हुई थी। और बलवंत राय मेहता के बारे में भी बात कर लें तो ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री रहे हुए थे गुजरात के। इसके साथ साथ आपका एक और यहाँ पर बनेगा फैक्ट कि जो समितियाँ होती हैं इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है कि कौन सा किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ था। पहला देखिए आपका यंग हिल्टन आया हुआ था। यंग हिल्टन में क्या था कि आपकी आरबीआई की स्थापना जो है
1935 में यंग हिल्टन की आपकी सिफारिश पर की गई। शिवरमन समिति सभी को पता होगी, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, शिवरमन समिति थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। आपके मौलिक कर्तव्यों की बात करी जाए जो कि रूस से लिए गए, उनकी हुई थी स्थापना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना। तो इस तरह से जो है समितियां आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखनी, क्योंकि समितियों से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समितियां भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए, तो भारत अगर रत्न की बात करें कि सबसे पहले किस भारतीय को मिला हुआ था, तो एक्चुअली ये 3 भारतीयों को एक साथ मिला था। एक तो थे राजगोपालाचारी, यानी कि एक राजगोपालाचारी थे, सभी ने नाम सुन रखा होगा। राजगोपालाचारी के बाद में एक थे आपके सीवी रमन, सीवी रमन के साथ में थे एक आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 लोगों को जो है भारत रत्न पहली बार एक साथ दिया गया था। ऑप्शन में आ जाएंगे कौन कौन से नाम दिए हुए, देखिए ऑप्शन में आपका सिर्फ सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो ए यहाँ पर दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। बाकी अगर आपका पद्म विभूषण पूछा जाए तो कल आपको बताया हुआ था कि धनराज पिल्लै को मिला हुआ था, वो मिला हुआ था पद्म विभूषण की बात करें तो वो धनराज पिल्लै को मिला हुआ था। हॉकी से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। हो सकता है राइटिंग में कुछ इशू आ रहा है क्योंकि अभी स्टाइलिश पेन नहीं है, जल्दी आ जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से लिख करके हम बता दिया करेंगे। बाकी यही महिला में अगर पूछा जाए कि किसे मिला पद्म विभूषण, तो आरती शाह को मिला हुआ था। सभी ने लुसेंट बुक का स्टैटिक पार्ट पढ़ा है तो आरती शाह नाम भी देखा होगा, तैराकी से संबंधित है तो इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एसएससी आपका एमटीएस एग्ज़ाम अगर जो लोग देना चाहते हैं, एसएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 में जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल, इन सभी क्वेश्चंस की जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बहुत सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट लगा करके आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार कर दी गई है। और सेम टू सेम 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाने अगर आपने बारीकी से इस पीडीएफ को पढ़ लिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ मार्जिन जो है आपको दिया गया है। तो इन तीनों पीडीएफ का कॉम्बो प्राइस आपका 49 रखा गया है। बाकी आप सिंगल एग्जाम पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। लेकिन कॉम्बो जो होता है वो बेहतर रहता है, क्योंकि आप अगर एमटीएस एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपको सीएचएसएल और सीजीएल में भी पता होना चाहिए जीके जीएस क्या आया हुआ था, और उस लेवल से जब जाकर के आप पढ़ते हैं तो आपका एमटीएस जो होता है आसानी से क्लियर हो जाता है। तो देखिए, आपका व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया, इस व्हाट्सएप नंबर पर आना है, कॉन्टैक्ट करना है और उसके बाद में जो है आपको पीडीएफ वहीं पर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है 6 नंबर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक स्थिर स्टैंड में धागे की सहायता से लटकी हुई छोटी गेंद का साधारण जो धातु का पेंडुलम होता है वो क्या कहलाता है। देखिए, एक स्थिर स्टैंड में मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से, देखिए आपका एक स्टैंड यहाँ पर बना दिया जाता है और यहाँ पर ये लीजिए धागा आपका बांध दिया गया और यहाँ पर एक लटका दी गई आपकी बॉल। इस तरह से आपका कोई स्टैंड होता है, आवर्ती गति वगैरह से आपका संबंधित होता है। तो इस तरह से कोई स्टैंड होता है जिस पर एक आपकी बॉल इस तरह से कुछ लटका दी जाती है। और यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो बॉल लटका हुआ है ये आपका क्या कहलाएगा। तो ये एक्चुअली जो होता है बॉल आपका लटका हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका बॉब कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। वैसे देखिए, भोजन का जो अपघटन होता है वो ऑक्सीजन की उपयोग के साथ ही होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के आपका नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन के साथ होगा। लेकिन जब आपका यहाँ पर ऑक्सीजन के उपयोग के बिना जब अपघटन होता है भोजन को, तो उसको आपका कहा जाता है अवायवीय श्वसन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ सही कर देते हैं। चलिए, अवायवीय जो श्वसन आपका दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हुए। देखिए, सर्वाधिक अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो सबको पता हुआ है कि 100 शतक किसने मारे हुए। तो 100 शतक अगर आपको पता है तो 100 शतक तो वही मार सकता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेले होंगे, वही आपका गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाएगा। तो ऑप्शन जो सी है इसका सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर इनकी बात करें तो इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। इनकी बायोग्राफी की बात लें तो वो होती प्लेइंग इट माई वे के नाम से।
नीचे आपका दिया हुआ है कपिल देव नाम। कपिल देव वो थे जिन्होंने 1983 में पहली बार भारत को वर्ल्ड कप जिताया। इसके बाद 2011 में इंडिया जीती हुई थी और यहाँ पर जिताया हुआ था महेंद्र सिंह धोनी ने। और इनकी जो है आप बायोग्राफी के नाम की बात करें कपिल देव की, तो स्टेट फ्रॉम हार्ट यानी कि स्टेट फ्रॉम हार्ट के नाम से इनकी बायोग्राफी है। और जिन पर मूवी अभी बनी हुई थी 83 के नाम से, जो कि रणवीर सिंह ने कपिल देव का किरदार निभाया था। सौरभ गांगुली की बात करें तो इन्हें दादा के नाम से भी जानते हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, तो ये भी आपका याद रखना है, प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। और एक और नाम है, इनको बंगाल टाइगर भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला कि जो द वॉल होता है वो किस भारतीय खिलाड़ी को कहते हैं, तो द वॉल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए ऊपर ही बताया था, अगर आपको याद रहे, कि जो सबसे लंबी सीमा होती है वो किसके साथ में साझा करता है। तो पहले ही बता चुके कि 7 आपके देशों के साथ में स्थल की सीमा लगती है, उसके साथ में 2 देश आपके मालदीव और श्रीलंका आता है, उसमें लग जाती है जलीय सीमा। तो ओवरऑल जो होता है वो, सॉरी राज्य बार बार निकल रहा है एक्चुअली, इसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, हो जाता है इशू। 9 देश, तो कुल जो होता है 9 देशों के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ पर बात करें तो जो आपके 9 देश होते हैं, सबसे अधिक जो होती है वो बांग्लादेश की लगती है, यानी कुल 4096 के आसपास आपकी जो यहाँ पर किलोमीटर होती है आपकी, ये आपकी लगती है। बाकी अगर बात करें सबसे कम किसकी लगती है, तो 106 किलोमीटर अप्रोक्स जो होती है वो लगती है अफगानिस्तान की। तो ये याद रखना है। देखिए सेशन के लिए 3 से 4 घंटे मेहनत करते हैं, तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि लाइक और कॉमेंट अभी का अभी ठोको। चाहे आपको स्कोर बताना है स्कोर बता दो, स्कोर नहीं बताना है जाकर के आप लोग कुछ भी बताइए, इमोजी बना दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन कॉमेंट सभी का दिखना चाहिए। स्पेशल यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस 2023 वाले ग्रुप के लोग हैं, 100+ लोग हैं, लेकिन कभी देखा कि 100 लोगों ने कमेंट किया है? आपको इसलिए अलग रखा गया कि अगर आपके लिए हम लगातार मेहनत करें तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ कोई करना ही नहीं चाहता है। तो 106 लोग हैं, तो सबसे पहले तो आपको जाकर के कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट करिए, लाइक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको जाकर के करना है, लाइक कमेंट दोनों करना है। शेयर करने का अगर कहीं ऑप्शन है आपके पास तो जाकर के शेयर भी कर दो, ठीक है। और बाकी देखो हर अपडेट आपको बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो इतना तो आप सभी लोगों को करना है। अगर 3 से 4 घंटे आपके लिए मेहनत करी जा रही है यहाँ पर, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि कर दिया होगा। इतना बोलने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जो कुछ लोग सब्सक्राइब ना करे हो, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है कि किस फुटबॉल के खिलाड़ी को फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीत हासिल है। यानी देखिए यहाँ पर आपके खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं कि सबसे अधिक जो है किस खिलाड़ी को जीत हासिल है। तो देखिए जीत हासिल करने का मामला कोई खिलाड़ी से नहीं होता है एक्चुअली, ये मामला होता है देश से, यानी कि देश ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप सबसे अधिक जीता हुआ है। तो सबसे अधिक बार की बात करें तो 5 बार जीता हुआ है ब्राज़ील ने, यानी कि ब्राज़ील ने जो वो फीफा का 5 बार जीता हुआ है। 5 बार से याद आया कि 5 बार ही क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर पेले हैं, ये खिलाड़ी रहे हुए, यानी कि इन्हें ब्राज़ील में फुटबॉल का जन्मदाता ही कहा जाता है। तो ये पेले यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अदर खिलाड़ियों की बात करें कि सबसे ज़्यादा बाकी में से आपके जो दिए हुए हैं गोल किसने मारे, तो पहले नंबर पर आपके आ जाते हैं रोनाल्डो, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं मेसी, और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे इंडिया के प्राउड भारतीय जो हैं ये आपके सुनील छेत्री, यानी कि सुनील छेत्री जो है गोल कम करने के मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं। तो प्राउड है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कथा साहित्य की श्रेणी में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता हुआ था। देखिए अगर पुलित्जर पुरस्कार की सबसे पहले बात कर लें तो यहाँ पर फिक्शन के लिए आपका पूछा गया कथा साहित्य में किसने जीता, ये फिक्शन कैटेगरी में था। तो अगर आंसर की बात करें तो देखिए पहले ही बता देते हैं, ऑप्शन डी आपका जो दिया हुआ है कॉल्सन व्हाइटहेड जो दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। देता कौन सा देश है, तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा दिया जाता है।
और यहाँ पर अगर बात करें कि ये किसके आपके नाम पर यानी कि किसके याद में इसको शुरू किया गया था, अगर इसकी बात कर लें तो जोसेफ आपके जो पुलित्जर थे, यानी कि जोसेफ जो पुलित्जर थे उनकी याद में यहाँ पर शुरू किया गया था। जोसेफ जिनकी मृत्यु है 1911 में हो गई थी। लेकिन मुख्यतः आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर इसकी बात करें तो पत्रकारिता हो जाता है, नहीं फिर इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या भारत का कोई है जिसे ये मिला, अगर इसकी बात हो कि भारतीय कौन है जिसको मिला, तो दानिश सिद्दीकी काफ़ी फेमस नाम है जिनको दिया गया और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। तो भारतीय की बात करी जाए तो दानिश सिद्दीकी को मिला हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक किसको मिला हुआ है, तो रॉबर्ट फ्रस्ट एक थे यहाँ पर व्यक्ति, रॉबर्ट फ्रस्ट के नाम से थे, इनको 4 बार मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो थी फैक्ट एक एक याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा और प्रोटीन का पृथक्करण, बंधन और वितरण किस स्थान पर होता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है और वसा होता है ये अलग अलग के होते हैं, किस कब होते हैं कहाँ पर होते हैं। देखिए जो प्रोटीन होता है और वसा होता है ये कभी ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन जाके चेंज होकर वसा में बदल गया, तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये जो होता है एक्चुअली ये होता है गोल्जी काय में, यानी कि गोल्जी काय में प्रोटीन और वसा का अलग अलग वितरण हो जाता है। बाकी अगर बात करें कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, कई बार पूछ देते हैं एग्जाम में, तो वो कहा जाता है राइबोसोम को, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है नॉर्मल सा, कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण बल सदैव प्रयुक्त बल का क्या करता है, यानी जो घर्षण होता है वो प्रयुक्त बलों का क्या करता है। देखिए घर्षण आपका होता है, मान लीजिए कोई यहाँ पर आपको एक सरफेस बना दिया गया, कोई यहाँ पर आपका एक क्यूब डाल दिया जाता है इस तरह से, यहाँ पर आपका ए पार्ट हो गया, यहाँ पर आपका बी हो गया। जब यहाँ से जब इसको इस डायरेक्शन में घसीटा जाएगा तो ये घर्षण करता है आपका। तो देखिए ये धीमे 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 बढ़ता है, तो घर्षण क्या होता है, ये विरोध कर रहा होता है बलों का। बाकी जो इस पर यहाँ पर बल लगे हुए हैं, स्थिति जो आपके जो स्थायी बल है स्थित वगैरह, ये क्या कर रहे हैं कि इसका जो घर्षण है इन सभी का विरोध कर रहा होता है आपका। तो ऑप्शन जो है बी यानी कि विरोध करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय जो शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो भारत की अगर नृत्य शैली की बात करी जाए तो कुल 8 नृत्य शैली सभी को पता होगा। एक आपका आता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, दूसरा आता है मोहिनी अट्टम आपका केरल का, केरल का एक और होता है जो है कथकली, उसके साथ आता है उड़ीसा का जो कि होता है ओडिसी नृत्य, उसके बाद मणिपुरी आता है मणिपुर का, उसके बाद आता है असम का सत्रिया जो कि सबसे बाद में नृत्य जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य के तहत, ये भी याद रखना है 2000 में। और इसके साथ साथ पूछ देते हैं कि जो आपका यहाँ पर 2000 सत्रिया नृत्य है उसके जनक कौन है, अगर ये पूछ लिया जाए तो शंकर देव फिर उसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं शंकर देव जो है इसके जनक हो जाएंगे। मणिपुरी के पूछ लिए जाए तो गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे नृत्य के जनक। इसके साथ साथ अगर बात करें, अब बात करें यहाँ पर इनका जो शोभना नारायण की, तो ये कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है, तो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अगर इनके अवार्ड की बात करें तो 1992 यानी कि 1992 में जो है पद्म श्री दिया गया था, जो कि आपका चौथे नंबर का अवार्ड होता है कम से। और आपका जिससे आप बात करें तो यहाँ पर मणिपुरी की बात करी थी, तो झावेरी बहनें कई बार पूछा जाता है किस नृत्य से संबंधित है, तो वो संबंधित होते हैं मणिपुरी से। एक यहाँ पर आपके केलूचरण महापात्रा का नाम भी लेना पड़ेगा। केलूचरण महापात्रा है, ये क्या है कि ये ओडिसी से संबंधित है। महापात्रा किसी के नाम में भी आ जाए, आपको समझ जाना है कि जो महापात्रा है वो ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी से संबंधित है तो 2000 में जो है केलूचरण महापात्रा को पद्म विभूषण दिया गया। और पद्म विभूषण की बात करें तो ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में ये आ गया कि ओडिशा के कौन से पहले व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण दिया गया। सबको लगा काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल सा रिपीटेड क्वेश्चन है। पद्म विभूषण जो दिया गया वो केलूचरण महापात्रा को दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखे हैं तो कुछ नया नहीं मिलेगा और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो होती है वही मिल जाती हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा जो होता है अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे अपना इस्तीफा सौंपता है। तो लोकसभा अगर अध्यक्ष की बात करें कि अपना इस्तीफा किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। बाकी अनुच्छेद जो आपका 79 यानी कि आर्टिकल आपका जो होता है 79 अनुच्छेद 79 जो होता है, इसके तहत होता है कि आपका संसद में एक राज्यसभा और लोकसभा से मिल करके बनेगी। राज्यसभा के अगर पदेन सभापति की बात करें, सभी को पता होता है, तो वो पदेन सभापति जो होता है
उपराष्ट्रपति होता है। कई बार ये लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया, तो वो लिया गया यूएसए से। अब आ गई बात राष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की बता दें वर्तमान में कौन है, तो ये जिसको पता है कमेंट कर दो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इतना तो कर ही देना है। बाकी अगर आर्टिकल 52 की बात कर लें, अनुच्छेद 52 की, तो उसके तहत होता है कि प्रत्येक यानी कि हर देश का यानी भारत का जो होगा एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद जो आपका 61 था उसके तहत आपका होता है कि महाभियोग लगाया जाएगा उस पर कुछ, अगर आपका संविधान के हिसाब से नहीं चलता है। अनुच्छेद जो 72 था 72, वो कहता है कि आपका क्षमा दान दे सकता है, यानी कि फांसी की सज़ा राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। 153 में आ जाते हैं अनुच्छेद में, तो ये बताता है कि राज्यपाल होना चाहिए प्रत्येक राज्य का, और वही 171 में आ जाते हैं तो ये राज्यपाल की क्षमा शक्तियों से संबंधित हो जाता है। सॉरी। तो देखिए इस तरह से जो है सारे फैक्ट लिखते हुए चलना है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा ऊपर एमटीएस का जाता ही नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। देखिए स्थापना की बात करें 1885 में हुई थी, सभी को पता है किसके द्वारा हुई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। एक बार एग्जाम में सीआरपीएफ अभी आया हुआ था और अभी सीएचएसएल भी था, उसमें दोनों में पूछने को मिला आया हुआ था कि कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो 72 यानी कि 72 उसका राइट आंसर था। 72 प्रतिनिधि थे। और इसके जो पहले थे अध्यक्ष कौन थे, वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे कांग्रेस से। तो कांग्रेस के और भी फैक्ट रख लेंगे। 1907 में देखिए सूरत में अधिवेशन होता है रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, जब गरम और नरम दल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। 1916 आता है, ये फिर लखनऊ में होता है, और लखनऊ में होकर के क्या होता है कि अंबिका चरण जो मजूमदार थे उनके अध्यक्षता में होता है। वहाँ पर गरम दल और नरम दल एक साथ आ जाते हैं। उसके साथ गांधी जी की बात कर लें तो 1924 का जो था वो बेलगाम में हुआ था अधिवेशन, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, यानी अध्यक्ष बने हुए थे। अगर भारतीय महिला प्रथम पूछ ली जाए तो इन्होंने 1925 में एक होता है अधिवेशन कानपुर के अंदर, और उसमें पहली जो भारतीय महिला थी वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने भाग लिया हुआ था। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल रही हुई थी। इसके साथ साथ बात करें कि वहाँ के मुख्यमंत्री पहली कौन थी, तो वो सुचेता कृपलानी थी। एक एक जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कॉपी पेन लेकर के नोट करने पर बैठ गए ना तो इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। एग्जाम जिस दिन आएगा उस दिन दिखा दूंगा कि किस प्रैक्टिस सेट में बताया ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे ही नहीं कुछ आपको किया जा रहा है, ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है कि आपको कुछ भी पढ़ाया दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के फैक्टफुल आपके लिए बनाए जाते हैं, 4 से 5 घंटे दिए जाते हैं इसके पीछे रिसर्च करने में, ऐसे नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट से कहाँ कुछ इतना मतलब रहता है। जो लोग करते हैं अच्छा लगता है, पैसे नहीं मिलते लाइक कमेंट के, लेकिन एक सुकून होता है कि एटलीस्ट जिन लोगों के लिए किया जा रहा है वो काम तो कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से। देखिए धनगरी गजा जैसे आपका पूछा गया, तो धनगरी गजा की बात करें तो धनगरी गजा के साथ साथ और भी जो नृत्य होते हैं उसमें आपका आता है धनगरी गजा के साथ में जिस राज्य का है उस राज्य के और भी नृत्य बता दें तो एक आ जाता है तमाशा, आपको सभी को पता है। एक आता है लावड़ी नृत्य, एक आता है कोली नृत्य। अगर इनमें से कोई भी नृत्य आपको पता है किस राज्य का है तो वहीं का है धनगरी गजा। आप बताइए आपको याद हो तो देखिए महाराष्ट्र इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो एक आपका वृत्ता नृत्य जो था अभी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में बड़ा ट्रेंड कर रहा था, 2 से 4 बार पूछा गया कि वृत्ता जो नृत्य है वो किस आपका राज्य में मनाया जाता है। वृत्ता जो था वो मनाया जाता है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके साथ साथ अगर बात करें बाकी और जगह तो इसके साथ आपका गंभीरा एक नृत्य मनाया जाता है, आपका संथाल मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से मनाए जाते हैं। गुजरात की बात करें तो सभी को पता होगा गरबा मनाते हैं, डांडिया मनाते हैं। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो रथ यात्रा होता है, आपका रथ यात्रा वगैरह मनाया जाता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए कई बार आपको बताया कि जो विधान परिषद होता है वो किन किन राज्यों में, तो कुल 6 राज्य में आपको पहले भी यहाँ पर हम बता चुके हैं कि जो 6 राज्य हैं आपके यहाँ पर 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आपका आता है यूपी, बिहार, कर्नाटक,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आप इसमें देखिए ऑप्शन में आपको कहीं कुछ मिल रहा है। चौथे नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश दिख गया, आप टिक कर देंगे। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, आपका महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह कुल ओवरऑल 6 जगह पर आपकी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपकी भारत की, वो भारत सागर नहीं आपका होगा, यहाँ पर अरब सागर होगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, जिन लोगों को आता होगा बता देंगे, एटलीस्ट एक भी अगर वर्ड आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि कौन सी नदियाँ हैं भारत की जो अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ हैं भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आपको बता देना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर ये आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ने हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पर सामने दिए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए छोड़ना चाहिए क्योंकि आप लोग काम आजकल नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हुए थे। देखिए ये लौटे हुए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए जो होता है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी से और संबंधित बात करें तो 1915 में तो लौटे थे, और 1917 में इन्होंने कर दिया चंपारण, आपका चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में था, नील की खेती में किसान आंदोलन था। किसके बुलाने पर बिहार गए थे अगर इसकी बात करें तो राजकुमार जो शुक्ल थे इनके बुलाने पर गए थे। इसके बाद 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह कर दिया अहमदाबाद के अंदर, ये मजदूरों मिल के आपके समर्थन में था। उसके बाद 1920 आता है और इन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर दी थी बेलगाम वाले में। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ दिया था, छेड़ा था इन्होंने। 1931 में क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता हो गया। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कब सविनय अवज्ञा हुआ, कब गांधी इरविन समझौता हुआ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका है कि भारत छोड़ो कब आया, तो ये 1942 में आया हुआ था, सभी को पता है। कैबिनेट मिशन आपका कब आया, तो आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में, अब कैबिनेट मिशन कब आया, क्योंकि अब अगर पॉलिटी का बेस भी पढ़ा तो इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। तो 2 से 4 क्वेश्चन में पूछेंगे, मान लीजिए आपको एक नहीं आता तो दूसरे का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो करिए ना कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाना है समाज में, इतना ही आप याद कर लेंगे तो समाज वगैरह जो इसी से देखने को मिल जाएंगे कि किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की हुई थी। और जितने भी आपके स्थापना वगैरह हुई हैं ये सब 1800 के आपके करीब ही हुई हैं, इससे आपकी अलग नहीं हुई हैं। देखिए पहला आपका दिया हुआ है आर्य समाज। आर्य समाज भी आपका कब हुआ, 1875 में। किसके द्वारा किया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। कहाँ किया गया, बॉम्बे में किया गया था। इसके बाद दूसरा नंबर आता है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने कर दी, ये भी देखो 1800 वाली में हुआ। उसके बाद तीसरा आपका आता है, एक और होता है आपका समाज, यहाँ पर वो होता है सत्यशोधक समाज, ये भी पूछते हैं। तो सत्यशोधक समाज की अगर बात कर लें तो ये भी आपका 1873 यानी कि आर्य समाज से 2 साल पहले हुआ। इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने करी हुई थी। ज्योतिबा राव फूले ने एक और काम किया, एक पुस्तक लिख कर चले गए जिसका नाम था गुलामगिरी, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और आपका बच गया यहाँ पर समाज, वो होता है आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज भी याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रार्थना समाज की बात करें तो आपका 1867 यानी कि 1867 में हुआ। जिसकी अगर बात करें कि इसके स्थापना किसने की हुई थी, तो एक तो थे गोविंद रानाडे, और गोविंद रानाडे के साथ में एक और व्यक्ति यहाँ पर शामिल रहे हुए थे, उनका नाम एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, एग्जैक्ट मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके साथ एक और लोग शामिल थे गोविंद रानाडे के साथ में, वो दिमाग से अभी स्किप हो रहा है मेरे, तो इसको हम जिसको याद हो एग्जैक्ट कमेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की हुई थी। एशियाटिक अगर सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात कर लें कि किसने की हुई थी, तो पहली चीज़ तो ये हुई कब थी, अगर इसकी बात करें तो 1784 में होती है। किसके द्वारा करी गई, तो ऑप्शन सी यानी कि विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, कौन सा प्रकाशित हुआ, तो वो था आपका बंगाल गजट, जो कि आपका अगर बात करें तो वो 1700 आपका 80 मान लीजिए, या कहीं कहीं आपको 79 देखने को मिल जाता है जब आपका हुआ था। और ये किया किसके गया था, ये किया गया था अगस्टस हिक्की के द्वारा, यानी अगस्टस हिक्की के द्वारा इसकी आपके यहाँ पर चलाया गया था, प्रकाशित किया गया था। अगर भारतीय भाषा में आपका पूछ लिया जाए तो याद रखना है वो इंग्लिश भाषा में था बंगाल गजट। भारतीय भाषा की बात करें तो 1818 में दूसरा आता है भारतीय भाषा में, उसका नाम था संवाद कौमुदी, तो उसको भी याद रखना है, संवाद कौमुदी आया हुआ था भारतीय भाषा में। तो सारे फैक्ट यहाँ पर याद रखते हुए चलना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला हुआ था। देखिए अगर कुल मिलने की बात करें कितने लोगों को मिला, तो ये 20 लोगों में दिया गया। और ये आपकी बात करें कि हिंदी के लिए किसको मिला था, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला हुआ था। यहाँ पर सम्राट अशोक नाम का इन्होंने साहित्य लिखा, दया प्रकाश सिन्हा को मिल गया। अंग्रेजी का भी देख लो क्योंकि पूछ लेते हैं, तो अंग्रेजी का मिला हुआ था नमिता गोखले को। तो अंग्रेजी की अगर बात करें तो दिया गया था नमिता गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए चुनाव आयुक्त की बात करें, कई बार आपका पूछा जाता है, तो चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन, यानी सबसे पहले सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया, अगर इसका आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है तो वो आपका हो जाएगा 324। और उसके साथ अगर आपका भाग पूछ लिया जाए संविधान का तो भाग 15 में दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा, काफ़ी हार्ड वर्क इसके लिए किया जाता है। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आपका कोई अपडेट हर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ साथ आपका क्या है कि आपका जो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बोला जाता है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर सभी लोग करके बताना है कि किस तरह से चाहिए। कि अगर आप लोगों के लिए यहाँ से 3 से 4 घंटे देते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहा करिए, कॉमेंट करके भी बताते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कल मिलते हैं, आपका 7वां टेस्ट होगा, ये आपका 6वां लेक्चर था।